बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान फुल कोर्ट में बैठी हुई खातून जज जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके बाद, बल्कि दो दफ़ा एक ही सवाल उन्होंने दो दफ़ा पूछा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर और कानूनी हलकों में ये बात ज़बान ज़द आम हो गई। इस बात का चर्चा हो गया कि यार खातून कितनी नालायक है। क्या उन्होंने वाकई वो नालायकी वाला सवाल पूछा था? और फिर हादसाती तौर पे वकालत में आई और एक डर्टी प्लानिंग के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट की जज बनाया गया इनको, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जज बनाया गया। इनकी वकालत से लेके जज बनने तक जो जो कारनामे होते रहे हैं, जो जो पीछे किरदार मुतहर्रिक थे, वो तमाम चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ ने वतन वापसी से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया है और उसका लुब्बे लबाब ये है कि नहीं छोड़ूंगा। किसको नहीं छोड़ेंगे? उन्होंने ये कहा है कि जनाब 2017 में अच्छी बड़ी हुकूमत चल रही थी, लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। फिर एक प्लानिंग की गई और वो थे फैज़ हमीद, नाम लिया उन्होंने, और कमर जवेद बाजवा। इमरान प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया उसकी बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं जनाब सहूलतकार कौन बने थे? सहूलतकारों में जनाब साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और पनामा केस की समाअत करने वाले तमाम जजेस, उसमें शामिल 4 जज तो रिटायर हो चुके हुए हैं, खोसा खुद, गुलजार अहमद, अजमत सईद और एजाज अफजल खान। जबकि एक जज जो हाजिर सर्विस है इस वक्त, एजाज अल एहसन, उन्होंने उनका नाम लिया है खास तौर पे कि एजाज अल एहसन। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज। आलाकार कौन है? आलाकार साकिब निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। फिर आगे जाकर वो कहते हैं कि कहा जा रहा है जनाब छड्डो परा, मिट्टी पाओ, पुरानी गल होगी, अगे चलो। वो कहते हैं कि इस दफ़ा हमने मिट्टी नहीं डालनी। वो उन्होंने अपने जो नुमाइंदे थे जिनसे वो खिताब कर रहे थे, उनसे कहा कि ये आप जहन में रखिए ये चीज़ कि हमने इस चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ना, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, उसके बाद फिर आगे चलना है। ये मिट्टी पा वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। मैंने पहले भी अपने एक विलाग में अर्ज किया था कि इन किरदारों के हवाले से, अदालती और अस्करी जो किरदार हैं, उनके हवाले से उनके जहन में कुछ चल रहा है। चलो, 2 रिटायर्ड जनरल हो गए, फैज़ हमीद और कमर जवेद बाजवा, पहले भी उनका जिक्र किया हुआ है, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया हुआ है। और जो जजेस हैं जिनके नाम लिए हैं, उनमें भी ज़्यादातर रिटायर्ड जज हैं, लेकिन एक हाजिर सर्विस जज हैं एजाज अल एहसन साहब, और वो मुस्तकिल के, अगर हालात यही रहे तो मुस्तकिल के चीफ जस्टिस हो सकते हैं। उनका नाम लिया है कि जनाब इनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है, इनको छोड़ना नहीं है हमने। अब हाजिर सर्विस जज जो है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? उसका तो एक ही तरीका है कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उस पर कार्रवाई करे और इल्ज़ाम को दुरुस्त करार दे। ये खुद भी मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, लेकिन जब इनके खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, फिर ये नहीं बैठ सकेंगे, इनकी जगह मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे। बहरहाल यही एक तरीका है और लोग लगे हुए हैं इनके खिलाफ मवाद इकट्ठा करने के लिए। ये तो कुछ बातें हो रही हैं ना कि जनाब वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 वाला केस था, उसमें ये एक अदारे के वकील थे, एक फर्म के, बतौर वकील खिदमात दी हुई थी, और बाद में बतौर जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर वही केस सुन लिया साकिब निसार के साथ बैठ के। एतराज़ भी किया गया, लेकिन साकिब निसार ने कहा दूसरी टेंशन है लो, मैं जो बैठा, और वो फैसला भी कर दिया। और उसी फर्म के हक में जिनको ये बतौर वकील खदमात देते रहे, उन्हीं के हक में फैसला कर दिया। ये भी एक मिसकंडक्ट है। और फिर ये सासुमा वाला जो केस है, ऑडियो की इंक्वायरी के लिए जो कमीशन बना हुआ है, उसको इन्होंने कहा जनाब हम सुन सकते हैं इसमें, ये भी मिसकंडक्ट है। उसमें बंदयाल साहब का नाम भी था, उनकी सास ने लिया हुआ है, मुनीब अख्तर का नाम भी लिया हुआ है, और एजाज अल एहसन पर भी एतराज़ किया गया था। ये भी एक मिसकंडक्ट है। वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके तहत अपने और अपने रिश्तेदारों से मुतल्लिका केस की समाअत कर ही नहीं सकते आप। ये मिसकंडक्ट है। इन्होंने कहा नहीं जी हम कर सकते हैं। और फिर जो इनका एक और मिसकंडक्ट है ना, जो अभी तक पूरी तरह मंजर-ए-आम पे नहीं आया, जब ये निगरान जज के तौर पे काम कर रहे थे ना, मेरी इत्तला के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज को निगरानी के नाम पे जो ये हदायत जारी करते थे, उसका
कुछ ना कुछ उसके शवाहद जो हैं वो किसी ना किसी जगह पे मौजूद हैं, और वो शवाहद इनका मिसकंडक्ट जो है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी जो है, वो साबित करने के लिए काफ़ी है। ज़ाहिर है इन्होंने कोई हिदायत दी होंगी ना कि जनाब इस तरह ये पॉइंट इकट्ठे करने हैं और इस तरह इनको सज़ा देनी है, इस तरह शहादतों का मामला करना है, सारा कुछ अगर बताया हो इन्होंने कि सज़ा इस तरीके से पक्की सज़ा देनी है, तो फिर और वो चीज़ जो उसके शवाहद मौजूद हो किसी जगह पे, तो फिर तो मिसकंडक्ट बनता है ना। और फिर लाहौर में कुछ गवाह मौजूद हैं। जस्टिस आतर महमूद साहब के यहाँ शादी की तकरीब थी, तो उसमें ये भी आए हुए थे, और वहाँ पे जो उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे वकास कदीर डार साहब, वो भी आए हुए थे। इन्होंने वकास कदीर डार की वो बेइज्जती की, वो चढ़ाई की, और मैं कहूँ वहाँ गवाह मौजूद हैं जिन्होंने अपने कानों से सुना और जिनको वकास कदीर डार ने खुद बताया। वो इन्होंने पनामा वाले केस में एक हुक्म जारी किया था कि हदैबिया पेपर मिल जो लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है उसके खिलाफ अपील फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में। वो टाइम बार्ड हो गया, वो तब मियाद गुजर गई हुई थी, लेकिन उनका नहीं, वो अपील फाइल करें, वो खुलवाएं उसको। तो वो चले गए लेके केस, और वो काजी साहब वाले बेंच में लग गया। काजी साहब ने वो टाइम बार्ड होने की बुनियाद पे वो ख़त्म कर दिया अपील जो इन्होंने फाइल की थी। उनका जनाब जी काबिल समात नहीं है, टाइम गुजर गया हुआ है। तो वो चढ़ाई कर रहे थे उस पर कि ये नुक्ता नहीं आपने उठाया, ये नुक्ता नहीं आपने उठाया, ये नुक्ता नहीं आपने उठाया। और लग ऐसे रहा था कि इन्होंने पहले वो नैब वालों को बताए कि ये निकात उठाने आपने वहाँ जाके, लेकिन उन्होंने नहीं उठाए। इस बात पे गुस्से हो गए हुए थे ये उनके साथ। और फिर जो नवाज शरीफ जो कह रहा ना, उनके पास कुछ ना कुछ है, उनको पता है कि मैंने इन लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है या कैसे कार्रवाई करवानी है। और फिर जब उन्होंने ये कहा था ना कि ये मामला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है, अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है, तो उस वक्त से मैं कह रहा हूँ कि जो नाइंसाफ़ी हुई है ना नवाज शरीफ के साथ, जिन जिन लोगों ने की है उनको सज़ा ज़रूर मिलनी है। अब यही देखें कि फ़ौज में 3 अफसरों की मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की हुई है, और उनमें सरफराज अहमद साहब हैं, आमिर हसन नवाज साहब हैं और ताहिर हमीद शाह साहब हैं। लेकिन एक नाम जो है वो नहीं है उसमें, और वो नाम कौन है? वो मेजर जनरल हैं जी इरफान अहमद मलिक साहब, DGC होते थे ISI के किसी दौर में, फैज़ हमीद के दौर में। इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ था। जो कहते ना, वो नवाज शरीफ ने कहा था कि मरियम को इसने कहा है कि मैं तुम्हें स्मैश कर दूंगा, ये वही इरफान अहमद मलिक साहब हैं। उस वक्त बाजवा साहब ने इनको उनकी ट्रांसफ़र कर दी थी, और मेरा ख्याल सरगोदे लगा दिया था कोई, तो अब उनकी प्रमोशन नहीं हो सकी। मेरी इत्तला के मुताबिक ये नवाज शरीफ ने जो कहा है ये बड़क नहीं मारी है। उनके पास शवाहद हैं और उनके पास प्लान है कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। जो जुर्म इन्होंने किया है उसकी सज़ा देनी है। ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, और ये भी हो सकता है कि दीगर किरदार भी इसमें शामिल हों इस प्लानिंग में, और वाक़ईतन वो वापस आने के बाद पहला काम ही ये करें। अब आते हैं जनाब जस्टिस आयशा मलिक साहबा के मौजू की तरफ। उन्होंने क्या सवाल पूछा, वो कानूनी तौर पे उसमें क्या नालायकी थी, ये तो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये देख लें कि जनाब आयशा मलिक साहबा ने वकालत कैसे शुरू की, और डर्टी प्लानिंग के तहत लाहौर हाई कोर्ट की जज उन्हें कैसे बनाया गया, और उसी डर्टी प्लानिंग के तहत वो सुप्रीम कोर्ट की जज कैसे मुकर्रर हुई। असल में जो आयशा मलिक साहबा है ना, इनका तल्लक है कराची से। ये कानून की स्टूडेंट नहीं थी, इन्होंने तो BS किया हुआ है, जो बैचलर डिग्री थी इनके पास वो कॉमर्स की थी, और इनकी शादी होती है इनके फूफीजाद भाई से, अतीक से, और वो कहते हैं ना पंजाबी के फुल्ला तरह रखे आया। अतीक साहब इनकी मोहब्बत में सख्त गिरफ्तार थे कि कोई इनकार ही नहीं करते थे, फूलों की तरह रखा हुआ था, रानी बना के जिसको कहते हैं। और फिर इनके दिल में पता नहीं क्या आया, इनका नहीं भी तेरे नाल मेरी नहीं निभनी, इन्होंने उनसे तलाक ले ली। अब इनके जो दूसरे शौहर हैं वो हैं हुमायूं एहसान साहब, जो पाकिस्तान लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, मालिक भी हैं, और उसी कॉलेज से, उसी लॉ कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की है। और फिर ग्रेजुएशन के बाद ये कहते हैं, दावा ये किया जा रहा है कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम के चैम्बर में भी रही हैं, और फिर ये
कादी साहब का जो कराची में चैम्बर है उससे भी वाबस्ता रही है। ये कहा जा रहा है वाबस्ता रही होंगी, लेकिन इनकी वकालत वकूलत कोई नहीं थी। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। ये जस्टिस शेख अजमत सईद साहब जो है ना, ये लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे। इनकी अदालत में ये पेश होती थी और एक ही केस था किंग्स टायर वालों का। मैंने इनको लाहौर हाई कोर्ट में किसी और केस में पेश होते नहीं देखा। एक ही केस था जो अजमत सईद साहब की अदालत में लगा करता था। अब अजमत सईद साहब इनकी अंग्रेजी से मुतासर हो गए, पता नहीं किस चीज़ से मुतासर हो गए, तो वो पीछे पड़ गए उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, कि जनाब बड़ी लायक खतून ना। उन्होंने 3-4 नाम और भी दिए, बहरहाल उनका मैं जिक्र नहीं करूँगा। तो वो उन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ी लायक खतून है, इसको लाहौर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। उनका ठीक है जनाब, गौर कर लेते हैं। इनके जो रिपोर्टेड केस हैं जो लॉ जर्नल्स में छपे हुए हैं वो ले आए, देख लेते हैं कि इनका कैसे काम शाम है। उनका नहीं, वो ज़्यादातर कराची में काम करती रही हैं, लाहौर में तो भी आई हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कराची से मंगवा लें इनका रिकॉर्ड शिकार्ड, और वो नहीं आया। ये सारी हवा में बातें थी। तो उन्होंने इनको जज बनाने से इनकार कर दिया। अच्छा, वो जो चीफ जस्टिस साहब थे वो चल गए सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद अजमत सईद साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हो गए। और जब अजमत सईद साहब ने तो खुद नामजदगी करनी थी जज के तौर पे आयशा मलिक की, तो उन्होंने जब रिकॉर्ड शिकार्ड देखा तो पता ये चला कि आज तक बीबी जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट में किसी केस में पेश ही नहीं हुई। फिर ये पता चला कि जनाब चलो लाहौर को तो टैकल कर लूँगे, सुप्रीम कोर्ट वालों को कैसे करना है। जहाँ जब मामला जाता है जुडिशल कमीशन में तो वो जज देखते हैं, और वह जो चीफ जस्टिस होते हैं वो बाकी जजों से पूछते हैं ना इसके जजमेंट्स वगैरह, इसके जो पेश होती रही जिन मुकदमात में, वो ज़रा देख लें ये कैसी खातून है, ये कैसा मर्द है, ये फ़र्द है जो जज बनना चाहता है लाहौर हाई कोर्ट का, तो उसकी काबिलियत कैसी है। तो फिर इनको बख्ता बढ़ गया तो सुप्रीम कोर्ट की वकील ही नहीं है। तो फिर उस वक्त थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने किसी ने कोई अप्रोच लड़ाई, इन्होंने कहा अजमत सईद ने, बंदयाल ने और दीगर लोगों ने और साकब निसार साहब ने कि जनाब बड़ी लायक खतून ना, बस थोड़ा जहा काम घट है ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ अगर जज बन जाए तो रंग लग जाएंगे जनाब, चानन हो जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा कि कोई लाइसेंस का की करिए। अब इनरोलमेंट कमेटी होती है जो सुप्रीम कोर्ट में लाइसेंस की मंजूरी देती है ना, इनरोल करती है, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। उस वक्त इनरोलमेंट कमेटी के सरबराह थे जस्टिस शाकिरुल्लाह जान साहब। अब शाकिरुल्लाह जान साहब को कहा जाता है कि इस बीबी को आपने इनरोल कर लेना है। पहले फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होता है मुतलका हाई कोर्ट से, वो उस फिटनेस की बुनियाद पे, फिटनेस सर्टिफिकेट की बुनियाद पे फिर इनरोलमेंट कमेटी जो है वो इंटरव्यू करती है, और इंटरव्यू करके उसका लाइसेंस जारी कर देती है, इजाज़त दे देती है, या फिर कोई इल्तवा में रख लेती है, जो भी मामला होता है। तो वहाँ एक लंबी लाइन लगी होती है वो जो फिटनेस सर्टिफिकेट वालों की है। तो वहाँ ये फैसला किया गया था, शाकिरुल्लाह जान साहब और जो उसमें बार कौंसिल के अरकान भी होते हैं कमेटी में, वहाँ ये फैसला होता है कि लाइन नहीं तोड़नी। जो लाइन लगी हुई है ना, बारी बारी सारे जरिए समाप्त करके इनरोलमेंट करनी है। तो वहाँ खातून के लिए लाइन तोड़ी गई। बाकी सारे छड्डो यार, बाकी फाइल ले जाओ चुक के, ए बीबी वाली फाइल ले आओ। और फिर इनको सुप्रीम कोर्ट में वकालत का लाइसेंस जारी हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में केस ही कोई नहीं था इनका, तो साकब निसार साहब ने एक मुकदमा में खुसूसी शफकत फरमाई और इन्हें अदालती एमकस कराई, जिसको अदालती मावन कहते हैं ना, अदालती मावन मुकर्रर कर दिया। उस एक केस के सिवा ना इनके क्रेडिट पे सुप्रीम कोर्ट में वकालत का कोई केस ही नहीं है। और लाहौर हाई कोर्ट की जज बनने से ये चंद हफ्ते पहले इन्हें सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस जो है वो जारी किया गया। और फिर इन तमाम टोले की, बंदयाल साहब भी उसमें शामिल थे, अजमत सईद साहब भी शामिल थे, खुस्ता साहब भी उसमें शामिल थे, और साकब निसार साहब भी उसमें शामिल था, हो सकता है कुछ और लोग भी हों। उनके असर और रसूख के तहत इनको 27 मार्च 2012 को ये बन जाती हैं लाहौर हाई कोर्ट की जज। जब ये लाहौर हाई कोर्ट की जज मुकर्रर होती है ना, तो वकला ने बड़ा शोर मचाया था कि जनाब ये तो इस काबिल ही नहीं है, ये तो अहलियत की शराइत पे पूरा नहीं उतरती हैं, इनकी तो लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस ही नहीं है। तो उस वक्त जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन थी उसने बाकायदा करारदाद मंजूर की थी इस हवाले से, लेकिन कहने सुनना थी, कन्फर्म भी हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ले जाने की जो डर्टी प्लानिंग है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। यही टोला अजमत सईद, बंदयाल
एजाज अल एहसन, साकिब निसार, ये उस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनसे कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट दे बड़ी एक लायक खतून है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ले आइए। उनका ठीक है जनाब, ले आते हैं। अब चीफ जस्टिस की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के 3 जो 4, ये चौथा नंबर था इनका, ये चौथे नंबर पे थी, तो चारों जजों को एक खत मसूल होता है, एक परफार्मा मसूल होता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि जनाब आपने बतौर वकील जो बड़े बड़े केस किए हैं उनकी तफसीलात दें, और बतौर जज जो आपने फैसले दिए हैं, जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं आपकी, उनकी तफसीलात दें। अब वो लेटर जब परफार्मा फिल किया जाता है और वहाँ जाता है, पता चलता है कि ना बीबी दियाँ कोई जजमेंटा ने, ना ही बतौर वकील इन्होंने कोई केस आ। फिर उनका जनाब चलो जजमेंटों वाला तो करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि वकील वाला परफार्मा ही ख़त्म कर देते हैं। बतौर वकील कारकर्दगी वाला परफार्मा ही ख़त्म कर दिया गया, और फिर वहाँ ये तासर देने की कोशिश की कि जो ऊपर वाले जज हैं, सीनियर जज जो हैं 3 जज, वो ऊपर आना नहीं चाहते। ये झूठ बोला गया। सिर्फ जो चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी साहब, उन्होंने परफार्मा नहीं भेजा था, बाकी जो 2 सीनियर जज थे शहजाद अहमद गेबा और शुजात अली खान साहब, उन्होंने अपने कवायद भेजे थे, लेकिन इनको चौथे नंबर से लेके जाना था, वो ले जाने की कोशिश की गई। सितंबर 2021 वाला जो इजलास था ना सुप्रीम जस्टिस काउंसिल का, उसमें इनके नाम की मंजूरी नहीं हो सकी, वो 4-4 से टाई हो गया। उसमें काजी फायज़ साहब अपनी अहलिया के इलाज के लिए उन दिनों अमेरिका में थे, वो शामिल नहीं हो सके, और बाकी जो 8 रकान थे जुडिशल कमीशन के, वो 4-4 हो गए, 4 इनके हक में, 4 मुखालफत में। खतून के हक में 4 वोट कौन थे? चीफ जस्टिस गुलजार साहब, उमर साहब बंदयाल साहब, वजीर कानून और अटारनी जनरल। मुखालफत में कौन थे? मकबूल बाकर साहब, सरदार तारक मसूद साहब और जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान। एक रिटायर्ड जज जो है वो भी जुडिशल कमीशन का मेंबर होता है, दोस्त मोहम्मद खान साहब, और जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे अख्तर हुसैन साहब। अगर कादी साहब उस वक्त वोट दे देते तो इनका चैप्टर बंद हो जाना था, लेकिन वो अमेरिका में थे। अब जिन लोगों ने मुखालफत की, उन्होंने कहा ना वो खतून तो काम ही नहीं करती, इसके क्रेडिट पे तो कोई केस ही नहीं है तुझे के। और जो सरदार तारक मसूद साहब थे, उन्होंने एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है इनकी नालायकी पे, और फिर जो डर्टी प्लानिंग है उसका दूसरा मरला शुरू होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं, वो 3 सिविल जजों की खिदमात हासिल करते हैं। उन्हें लाहौर हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है। 3000 के करीब फाइलें जो हैं अदालतों में जो ज़ेर समाअत मुकदमात हैं, वो उनके सुपुर्द कर दी जाती हैं, और उन्हें कहा जाता है कि जनाब आपने जो इनकी समाअत है उसको रीअरेंज करना है। और फिर जो वो उनमें 90% जो फाइलें थी वो आयशा मलिक साहबा की अदालत की थी, क्योंकि उन्हें तो नहीं बताना था ये क्या गेम हो रही है। तो उन्हें ये कहा गया कि जो गैर मौसर हो चुकी है ना दरखास्तें, वो उनकी फौरी समाअत के लिए अदालतों में आपने भिजवाते जाना है। और 15-20 फाइलें जो हैं वो आयशा मलिक साहबा की अदालत में डेली भेजी जाती थी। उससे डिस्पोजल बनती है कि जनाब इतने मुकदमात एक दिन में निपटाए, डिस्पोजल बन जाती है जज की। और जो टाइम मांगते थे केस, वो लगाए नहीं जाते थे, उनको पीछे ले गए जनाब। ये ऐसे केस जो एक ही समाअत पे जिनका फैसला हो जाना था, वो लगा दिए गए, और फिर उनकी डिस्पोजल बन गई, अच्छी खासी डिस्पोजल बन गई जनाब। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना था ना, तो एक बड़े केस का चर्चा था इनका कि जनाब बड़ी हकूक़ इंसानी के हवाले से बहुत बड़ी जजमेंट दे दी है। और वो जजमेंट क्या थी कि जो ख़वातीन की बेहुरमती या ज़्यादती के मुकदमात होते हैं ना, उसमें जो मुतासरा खातून होती है उसका भी एक तिब्बी मायना होता है, उसके किरदार का पता लगाने के लिए। तो उस पर किसी ने दरख्वास्त दायर की थी, जनाब ये नहीं बनता, ये नहीं होना चाहिए, वो तो बेचारी पहले ही मुतासरा खातून है, तो आप उसके किरदार के पीछे पड़े हो गए। तो वो इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया था। वो जजमेंट नहीं है, आप देख लीजिए, वो कानून हुकूमत ने खुद ही ख़त्म कर दिया, और वो बान फ्रूट हो गई, समर अब हो गई होगी दरखास्त, इस बुनियाद पर निपटाई गई थी। वो कोई कारनामा, इन्होंने कोई जजमेंट नहीं लिखी हुई, वो हुकूक इंसानी या मफाद आमा के हवाले से एक ही केस इनका रिपोर्टेड है मेरी इत्तला के मुताबिक। हो सकता है ज़्यादा हो, वही केस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब तीसरा मरहला शुरू होता है डर्टी प्लानिंग का। वो ये होता है कि दोस्त मोहम्मद खान साहब, जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, उनकी रिटायरमेंट का इंतज़ार किया जाता है। वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद सरमद जलाल अस्मानी साहब को
रिटायर्ड जज जो हैं कराची वाले, उनको उसका मेंबर बनाया जाता है जुडिशल कमीशन का। काजी साहब भी वापस आ गए उस वक्त। अब फिर जब वहाँ इनका मामला दोबारा इनका मामला जाता है तो फिर काजी साहब भी इसकी मुखालफत करते हैं, सरदार तारक मसूद साहब भी मुखालफत करते हैं, मकबूल बाकर साहब भी मुखालफत करते हैं, और जो वकला नुमाइंदे थे अख्तर हुसैन साहब वो भी मुखालफत करते हैं। ये हो जाते हैं 4। लेकिन दूसरी तरफ सर जलाल उस्मानी, लॉ मिनिस्टर, अटारनी जनरल, बंदयाल साहब और गुलजार साहब, वो इनके हक में वोट दे देते हैं, यानी 5-4 से इनकी मंजूरी हो जाती है। इस तरह पहुंची है ये सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं जनाब उस सवाल की तरफ जिसके बाद कानूनी हलकों ने इन्हें नालायक और नहल डिक्लेयर किया। एक साहब से मेरी बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, तो वो ऐसी बात कर रहे थे इसकी नालायकी शलायकी की। तो उनका जनाब ये नालायकी की बहरल काहल है। मैं क्या थोड़ी जी गुंजाइश कर दो, कोई रियायत कर दो। उनके चलो तेरे रियायत कर देना, ये बहरल काहल में छड़ देने, ये नालायकी की बहेरा अरब है, छोटा समुंदर है। तो बहरहाल वो समुंदर तो समुंदर ही होता है। तो सवाल ये था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई केस आता है और चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम सीनियर 3 जजों की 3 रुकनी कमेटी उसको काबिल समाअत करार देती है, तो उसकी समाअत के लिए कम से कम 3 रुकनी बेंच बनाया जाएगा। और अगर आइन की तशरीह का कोई मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी समाअत के लिए कम से कम 5 रुकनी बेंच बनाया जाएगा। और फिर उसमें यह भी कहा गया कि मुतासरा फरीक जो है वो इन बेंचों के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है, 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है, और 14 दिन के अंदर अंदर वो अपील लगानी ज़रूरी है किसी बेंच के सामने। और जो नया बेंच होगा वो पहले बेंच से बड़ा होगा, लार्जर होगा। अगर पहले 3 जजों का बेंच था तो फिर 5 जजों का बेंच होगा। तो खतून ने ये पूछा, वहाँ सवाल ये कर दिया कि अगर ये 2 दफ़ा सवाल किया उन्होंने, एक दफ़ा इम्तियाज़ सदीकी साहब से और एक दफ़ा उससे पहले ये तारक रहीम साहब से। तो उन्होंने कहा जनाब अगर फुल कोर्ट पहला फैसला ही फुल कोर्ट करे तो कानून में ये लिखा हुआ है कि लार्जर बेंच बनेगा, तो फिर लार्जर बेंच कैसे बनेगा, फिर अपील कौन सुनेगा, ये सवाल किया। तो कुछ जज जो ऐसे थोड़े से ऐसे करके हंसे भी थे, लेकिन एक जज ने ये भी कह दिया हाँ जी बड़ा अहम सवाल है, जैसे इसका जवाब दे, ये भी नोट कर लें, इसका भी जवाब चाहिए। बाहर तो ये लगता है कि हाँ यार उन्होंने से पूछा है कि अगर पहले 17 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है तो उसके खिलाफ अपील जो है, कानून ये कहता है कि लार्जर बेंच बनेगा। तो 17 टोटल जज हैं, तो लार्जर बेंच कैसे बनेगा? बाहर तो ये सवाल ठीक लग रहा है ना। अच्छा मैं एक वाकया बयान कर देता हूँ। मैं लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्टिंग करता था, तो जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब का डिवीज़न बेंच था। ख्वाजा साहब बाद में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। तो वहाँ एक बंदा था जिसको सज़ाए मौत हुई थी नीचे वाली अदालत से, तो इन्होंने उसकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया था। मैं उसकी कापी ले गया, मैं रात को पढ़ने बैठा खबर बनाने से पहले, तो उसमें ये लिखा हुआ कि तमाम शवाहद और वाक़यात जो हैं, जो अपील कनिंदा है इसको कातिल साबित करते हैं। लेकिन फिर एक लाइन में उन्होंने ये कर दिया था जनाब ये 8 साल से जेल में है, तो इसलिए इसकी जो उम्र कैद है, इसकी सज़ाए मौत जो है इसको उम्र कैद में तब्दील किया जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ जनाब ये क्या चक्कर हुआ, 7 साल जेल में है और ये वो। तो मुझे और तो कुछ समझ नहीं आई, मैंने ख्वाजा शरीफ साहब को फ़ोन कर दिया रात को। मैंने कहा जी मेरी जजमेंट सामने पड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक लाइन में आपने उसकी जो सज़ाए मौत है उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उसने कहा भाई एक कानून होता है, असूल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, उम्मीद ज़िस्त का, कि अगर बंदे को ये उम्मीद बंध जाए कि मेरी ज़िंदगी बच गई है तो फिर उसकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। ये 8 साल से बंदा या 5 साल से या 8 साल से जेल में इस उम्मीद पे बैठा हुआ है कि मेरी अपील पेंडिंग है, अपील लगी नहीं, तो उसको जो उम्मीद बन गई है ज़िंदगी की, उसकी बुनियाद पे इसकी सज़ाए मौत जो है ये उम्र की कैद में हमने तब्दील की है। मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ के प्रिंसिपल का तो आपने जिक्र ही नहीं किया अपनी जजमेंट में, अपील में तो जोड़ जाएगा आपका केस। उन्होंने कहा तेरे के डले नहीं होंगे जेडे अपील सुनते होंगे और पता होंगे, लेकिन की जरूरत नहीं होंगी। इसी तरह का मामला ये है। अब जो आयशा मलिक साहब ने सवाल पूछा है वो उसी तरह का सवाल है
जैसे मैंने ख्वाजा शरीफ साहब से पूछा था कुछ, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ के कानून का पता ही नहीं था। इसी तरह बीबी को शायद ये पता नहीं कि जो 17 रुकनी जो फुल कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो फाइनल होती है। उसकी वजह ये होती है कि तमाम जजेस जो एक अदालत के हैं 17 के 17, उन्होंने उस मामले पे अपने व्यूज दे दिए होते हैं, तो अब नया बेंच बनाने की जरूरत नहीं होती, वही दोबारा सुनते हैं। इस कानून में ये लिखने की जरूरत नहीं कि अगर फुल कोर्ट हो तो वही दोबारा अपील भी सुनेगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे जज साहब ने नहीं लिखा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ के असूल के तहत मैं इसकी सजा जो है उम्र कैद में तब्दील कर रहा हूं, इसी तरह इस कानून में भी लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज कि जनाब अगर फुल। और दूसरी बात यह है कि अगर 9 रुकनी बेंच जो है वो भी सुने तो वो भी लार्जर बेंच नहीं बन सकता, वो भी फाइनल हो चुका हुआ होगा, क्योंकि फिर 9 के अलावा फिर बाकी 10 जज या 11 जज कहां से लाने, टोटल तो 17 जज हैं। ये बीबी से गलती हो गई है। बहरहाल बाहर ये लग रहा है कि कानून में ये चीज छूट गई है, वो छूटी नहीं है, ये कोई क्लैरिकल मिस्टेक या सुकम नहीं है कानून में। बहरहाल अब जब फैसला आएगा तो इसकी भी वजाहत कर देंगे बीबी के सवाल की कि बीबी साड़ी साथी जज नूं पता नहीं सीगा ते ये तो मुराद ये हुंदी है जिहड़ी मैं अर्ज कर दी है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।